नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग आ चुके हैं जनवरी महीने के पार्ट 2 में आ चुके हैं। पार्ट 1 आपने देख चुके होंगे, या इससे पहले के जितने भी वीडियोस है अगस्त से लेकर जितने भी करंट अफेयर्स हैं बिहार से रिलेटेड, उनका अगर नहीं देखे या देखना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कमेंट में आप मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो एज इट इज आपको पता ही होगा कि बिहार करंट अफेयर्स जो है आपके बिहार के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होने वाले उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो सीरीज को देखिएगा। इस वीडियो में मेनली हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो आप देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है न्यू टूरिज्म पॉलिसी। तो बिहार कैबिनेट ने, मेनली बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023। ठीक है, और ये किस लिए किया जाता है? मेन मोटो क्या है? टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन द टूरिज्म सेक्टर, है ना। क्योंकि बिहार में क्या है, धीरे धीरे जो है टूरिज्म बढ़ते जा रहा है। कई रिपोर्ट में कहा गया जितना गोवा में टूरिज्म नहीं आता है उससे ज्यादा अब बिहार में आने लगा है, जो पहले आज से 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बहुत कम ही टूरिज्म होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है, और स्पेशली टूरिज्म में भी कल्चरल टूरिज्म जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स के तौर से बहुत आते हैं टूरिज्म। ठीक है, क्योंकि बिहार जो है वो 3 इंपॉर्टेंट धर्म की जननी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे हो गया बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म और सिखिज्म। ठीक है, तो सिखिज्म डायरेक्टली यहाँ से ओरिजिनेट नहीं किया, लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह जी थे 10वें गुरु, उनका जन्म यहाँ पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खालसा पंथ का स्टार्ट हुआ, बहुत कुछ है इसमें। तो ये 3 रिलीजन है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड से इनके यहाँ पर विजिटर्स आते रहते हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ही ये मेनली बिहार टूरिज्म पॉलिसी लाया गया है। और टू डेवलप द फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द स्टेट। पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था जिस तरह से पुनौरा धाम जो रामायण सर्किट में आता है वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। फिर इस वीडियो में आप समझेंगे कि जैसे विष्णुपद जो मंदिर है बोध गया गया में है, वहां पर भी वो उसको भी बढ़ावा दिया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, क्योंकि आसपास जो है मंदिर के आसपास एरिया बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पार्किंग फैसिलिटीज नहीं है, रोड जैम्स बहुत लगते हैं। तो उसी को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो विच इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर स्टेक होल्डर्स, जो आसपास के जो स्टेक होल्डर्स है, ओनर्स है, उनका भी डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे आप बहुत सारे टूरिस्टिक प्लेस अगर देखे होंगे या फिर कोई वीडियोस भी देखे होंगे, तो वहां पर देखते होंगे कि वो कोई टूरिस्टिक प्लेस होता है तो वो देखने में कितना खूबसूरत लगता है। जैसे आप गोल्डन टेम्पल गए होंगे कभी अमृतसर में, तो वो जो मेन जो गोल्डन टेम्पल के आसपास जितने भी मार्केट है, जितना भी एरिया है, वो बहुत खूबसूरत लगता है और एक जैसा लगता है। बाहर से अंदर से चाहे कैसा भी हो, कोई भी कलर हो, लेकिन बाहर से जो है सेम कलर हो। वैसा ही जैसे जयपुर की पिंक सिटी हो गया, तो उसी तरह से यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, ताकि लोग जितने भी टूरिस्ट हैं उनको बेटर फैसिलिटीज मिल सके। मेन मकसद यही है। तो इसीलिए न्यू पॉलिसी कंटेन सेवरल फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर द इन्वेस्टर्स। बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव है, क्या क्या है? तो कैपिटल सब्सिडी फॉर 30% फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ सब्सिडी मिलेगा, 25% फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़। तो ये सब जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा इन्वेस्टर्स को। फिर 100% रीइंबर्समेंट ऑफ लैंड कन्वर्जन फी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी। तो ये जो सरकारी जो खर्चा लगता है लैंड को कन्वर्ट करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब भी 100% रीइंबर्समेंट मिलेगा। फिर 80% रीइंबर्समेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन कमर्शियल ऑपरेशन अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के लिए ये भी 80% रीइंबर्समेंट मिलेगा। फिर 100% रीइंबर्समेंट इन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ये भी 5 साल के लिए इस पॉलिसी में कहा गया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स ना ही, अगर प्रीलिम्स में नहीं आया तो मेंस में आएगा, मेंस में नहीं आएगा तो प्रीलिम्स में आएगा, तो पक्का है। फिर जो होटेलर्स या टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जो गाइड्स होते हैं, उनको भी 5% रीइंबर्समेंट मिलेगा। और इसमें क्या कहा गया कि मैक्सिमम हर महीने जो है हर गाइड को 5,000 रुपया मिलेगा, ये 2 साल के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम मंथली जो है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5,000 पर गाइड को मिलेगा मंथली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, फिर इंसेंटिव फॉर ग्रीन सर्टिफिकेशन, ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा करना है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, आसपास का प्लेस को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ऐसे बिल्डिंग्स बनाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो,
है ना, जैसे वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए, प्रॉपर ड्रेनेज सैनिटेशन फैसिलिटीज हो, ठीक है, फिर ग्रीनरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है, तो वो सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर माइस क्या है, माइस तो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, सॉरी, इंसेंटिव्स, कन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, ये सब भी प्रमोट किया जाए, है ना, ताकि और भी बढ़ावा मिल सके। ऐसी जगह में क्या होता है, मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। फिर 50% ऑफ द सब्सिडी विल बी पेड एट द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, ठीक है, शुरुआत में जो बात की गई है इंसेंटिव्स की, वो 50% सब्सिडी जो है कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल ऑपरेशन होगा, फिर 25% आफ्टर 2 ईयर्स, और 25% बाकी बच गया वो 5 साल के बाद मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी गवर्नमेंट जो है शुरू पूरी तरह से शुरू में नहीं दे रही है, 50% दे रही है, फिर धीरे धीरे वो जैसे 2 साल होगा 25% और फिर 5 साल के अंदर सारा मिल जाएगा। फिर सम ऑफ 62 करोड़ इज सैंक्शन, किसके लिए, तो ये जो विष्णुपद टेम्पल है गया में, विष्णुपद मंदिर जो है उसके आसपास को जो एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, अगर कभी गए होंगे, और बहुत साफ सफाई भी नहीं रहती है आसपास। टेम्पल के अंदर तो सही है, लेकिन आसपास जो एरिया है बहुत साफ सफाई नहीं रहती है, तो वहाँ उसको डेवलप करने के लिए, टूरिस्टिक फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए ये बहुत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है पूरे, है ना। फिर फेमस जो टूरिस्टिक प्लेसेस है वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, क्या कौन से भगवान की पूजा होती है, किस लिए फेमस है, वो सब भी आपको पता, बेसिक जो नॉलेज है वो तो पता होना चाहिए। जैसे महाबोधि टेम्पल इन बोध गया, विश्व शांति स्तूपा राजगीर का, नालंदा, एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बहुत आते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो टाइगर रिजर्व्स इन सब जगह पे आता है, जो वेस्ट चंपारण में आता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, वो है अप्रूवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक मैं बताऊंगा कि वीडियो को अगर स्पीड कम बेसी लग रहा हो तो आप उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में आप स्पीड कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अप्रूवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो क्या है, तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट, ये जो है बिहार गवर्नमेंट नहीं, ये यूनियन गवर्नमेंट ने किया है, अप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ बिहार प्लस नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिहार के लिए 5,500 करोड़ का है, जिसमें से ये जो है 2486.78 करोड़ जो है ये किया जा रहा है मेनली 135 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ फ्रॉम खोवाई टू हरिना इन त्रिपुरा, ठीक है। तो ये हमारे बिहार करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, किंतु ये क्योंकि इसमें बिहार आ जाता है तो बाकी का जो पैसा बच रहा है वो बिहार में इन्वेस्ट होगा। तो ये जो है 2400 करोड़ के आसपास जो है वो त्रिपुरा में हाईवे एक्सटेंशन के लिए बनाया जा रहा है। ये अप्रूव किया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ठीक है, फिनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत आता है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आप रख लीजिएगा, बेसिक चीज़ है। फिर बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मेनली खर्च किया जा रहा है, तो 4.56 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज, ठीक है, 6 लेन ब्रिज ओवर गंगा कनेक्टिंग दीघा एंड सोनपुर इन बिहार, ठीक है। तो जो दीघा घाट हमारे पटना में है और सोनपुर जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, तो उन दोनों को जो मेनली गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी जो है नॉर्थ और साउथ बिहार को अलग करती है, तो वहाँ पर जितना से ज़्यादा अगर ब्रिजेस बन सके उतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चौड़ा है ये जो नदी का एरिया, ठीक है। तो ब्रिजेस बनना बहुत ज़रूरी है। आज से 10 साल पहले वहाँ पर सिर्फ एक मात्र ही ब्रिज हुआ करता था, महात्मा गांधी सेतु होता था, है ना, आज से 10-15 साल पहले। सोचिए इतना लंबा स्ट्रेच गंगा का, है ना, उसमें सिर्फ एक ही ब्रिज हुआ करता था, अब जाके नए 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 ब्रिज बन रहे हैं और भी बहुत सारे ब्रिजेस की ज़रूरत है। इसीलिए ये जो मेनली जो नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करता है, तो ये ब्रिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो दीघा घाट और सोनपुर जो है पटना और सारण डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा। और ये जो ब्रिज होगा वो क्या होगा, ये तो 6 लेन ब्रिज होगा, लेकिन इससे पहले भी एक ब्रिज था, लेकिन वो क्या था, रेल कम रोड ब्रिज था, वो रेल भी था और रोड भी था। और वो रोड वाला जो ब्रिज था उसमें हेवी व्हीकल जो है, जो ट्रक्स होता है, वो ट्रक्स नहीं जा सकते, जो हेवी व्हीकल्स थे वो नहीं जाते थे। तो ये जो 6 लेन ब्रिज बन रहा है, तो जो ट्रक्स है, जो लॉजिस्टिक जाता है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, वो बहुत आसान हो जाएगा, मेनली वही फोकस किया गया है। तो न्यू ब्रिज विद कनेक्ट बोथ नॉर्थ एंड साउथ बिहार एंड अलाउ ट्रांसपोर्ट बाय द हेवी व्हीकल्स, और कहा गया है कि 42 मंथ्स में ये कंप्लीट किया जाएगा। और क्योंकि ये पिलग्रिमेज पर्सपेक्टिव से भी मैं बोल रहा हूँ बार बार, टूरिज्म पर्सपेक्टिव के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ब्रिज तो बन रहे हैं लेकिन टूट भी रहे हैं,
तो अच्छी क्वालिटी के ब्रिज जो लॉन्ग लास्टिंग हो तभी सही होगा, है ना। तो टाइम भले ही 1-2 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन अच्छी ब्रिज बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे हम लोग आते हैं, वो है इलीगल सैंड माइनिंग के रेस्पेक्ट से है। तो बिहार पुलिस ने ये 2000 जनवरी महीने की न्यूज में बता रहा हूँ, तो बिहार had arrested sand smugglers in major crackdown against illegal sand mining। ऑब्वियसली पता है गंगा नदी या जितने भी हमारे आसपास में नदियां हैं बिहार में, वहाँ पर सैंड माइनिंग और जो माफियाज हैं बहुत ज्यादा वहाँ पर, एक तरह से बाहुबली कह सकते हैं वो लोग, है ना। तो उनके आगे पुलिस भी मतलब सर झुका कर चलते हैं, ऐसा माफिया ऐसा भौकाल बना कर रखते हैं। तो दिस ऑपरेशन नियर द सोनपुर सॉरी सोन रिवर जो है, ठीक है, कहीं कहीं बुक में आपको सोन SON भी लिखा रहेगा, NE भी लिखा रहेगा, तो एक ही बात है। तो दिस ऑपरेशन नियर द सोन रिवर में हुआ था, ठीक है। signifies a significant step in ongoing battle between the powerful criminal syndicate involved in the illicit sand mining activity। और इस सैंड माइनिंग के कारण भी मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हूँ कि बहुत सारा एनवायरमेंटल कैलामिटीज भी होते हैं, बहुत लोगों के बहुत गांव जो होते हैं डूब जाते हैं ये, क्योंकि माइनिंग अगर कर भी रहे हैं तो उसको प्रॉपर माइनिंग एक प्लानिंग के तरह होना चाहिए ना, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि कहाँ माइनिंग करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर जहाँ तहाँ करने लगेंगे तो ऑब्वियसली जो आसपास में घर होते हैं नदिया के किनारे वहाँ उनका डूबने का बहुत बहुत चांस होता है। और अभी जो बाढ़ वाली सिचुएशन है वहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कैसा स्थिति रहता है, ठीक है। तो इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट सैंड माइनिंग इन इंडिया, बहुत सारे एक्ट्स हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है सैंड माफिया के आगे, इनके कुछ नहीं होता। तो माइंस एंड मिनरल एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, MMDR एक्ट, ये सारे एक्ट्स आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 में आया था, EIA एक्ट जिसको बोलते हैं। फिर सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस MG 2016 की। फिर एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020, ये बहुत ज्यादा रिसेंट है, ठीक है। तो ये पाबंदी लगी हुई है लेकिन फिर भी सैंड माफिया लोग का ऐसा रहता है कि अगर पुलिस भी जाता है तो पुलिस पे अटैक हो जाता है। बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे एक फीमेल पुलिस ऑफिसर पे अटैक कर देते हैं सैंड माफियाज, है ना। तो उस पर कार्रवाई उसी की बात हो रही है। द सोन रिवर इज अ पेरिनियल रिवर इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और ये गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है, सदर्न ट्रिब्यूटरी में सेकंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि गंगा की फर्स्ट लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी कौन है। सेकंड तो सोन हो गई, दूसरी कौन सी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सोन रिवर के बारे में जान लीजिए, ये अमरकंटक हिल जो हमारा छत्तीसगढ़ में वहां से ओरिजिन होता है। इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड फाइनली वो बिहार में क्या है पटना में मिल जाती है, ठीक है। तो ये पटना जो है गंगा नदी है, पटना में जाके वो सोन रिवर जो है मिल जाती है। ट्रिब्यूटरीज जो है सोन रिवर के घग्गर, जोजिला, छोटी महानदी, बनस, गोपाद, रिहांद, कन्हर एंड नॉर्थ कोयल रिवर, ठीक है। तो ये सब रिवर है, लेकिन ये जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, तो सारा ये बिहार में ऐसी कोई ट्रिब्यूटरी आपको नहीं मिलेगा। नॉर्थ कोयल रिवर मिल जाएगी, ठीक है। कन्हर फिर जो प्रोमिनेंट डैम्स है, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना सोन रिवर पे कौन कौन से हैं। तो क्योंकि बिहार में नहीं है डैम्स लेकिन बाकी स्टेट में है। बनसागर डैम जो है मध्य प्रदेश में है और रिहांद डैम जो पिपरी इन उत्तर प्रदेश, ये है दो डैम्स जो है सोन रिवर पे, लेकिन बिहार में कोई भी डैम नहीं है सोन रिवर पे, ठीक है। तो ये मैप से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि गंगा नदी से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, फिर पटना डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है, ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कौन सा रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, कहाँ मिलता है, मीटिंग पॉइंट क्या है, संगम, ये सब कुछ जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के स्पेशली बिहार से रिलेटेड वो तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एक्सपेंशन ऑफ लीची कल्टीवेशन अक्रॉस इंडिया। तो आपको पता ही होगा जो बिहार की मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो बिहार क्या है, क्योंकि बिहार जो है 40% पूरे इंडिया का जो लीची का प्रोडक्शन होता है वो बिहार से होता है, और बिहार में भी लगभग 80 to 90% जो होता है मुजफ्फरपुर से होता है। तो अब लीची का प्रोडक्शन जो है, कल्टीवेशन जो है पूरे इंडिया में फैलाया जा रहा है। लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट्स में, 19 इंडियन स्टेट में ये
प्रैक्टिस किया जा रहा है, लीची कल्टीवेशन हो सके, क्योंकि लीची का डिमांड जो है यूरोपियंस और अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो दिस डेवलपमेंट स्टेम्स फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची। ये कहाँ पर है? तो ये ऑब्वियसली मुजफ्फरपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, NRCL। अब लीची के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, क्योंकि डिमांड है इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है ना। तो बोटानिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखा जाए तो लीची बहुत बार पूछा जा सकता है, लीची का साइंटिफिक नेम क्या है? तो लीची चाइनेंसिस। ठीक है, तो लीची चाइनेंसिस, इंग्लिश में भी इसको लीची ही कहते हैं, हिंदी में भी लीची कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इसका जो ओरिजिन है इंडिया में नहीं है, ये नाम सजेस्ट हो रहा है ये चाइना से। ठीक है, तो बायोलॉजी में मेनली ऑरिजिन ऑफ थ्योरी है, एक IP पैवलोव की थ्योरी है, उसमें बताया जाता है उस थ्योरी में कि कौन से प्लांट का कहाँ से ओरिजिन है। तो ये जो लीची है बेसिकली ये चाइना से ओरिजिन है, इसीलिए लीची चाइनेंसिस है। ठीक है, जैसे आप आम का देखते होंगे मैंजीफेरा इंडिका हम लोग लिखते हैं, तो इंडिका मतलब ये इंडिया से ओरिजिनेट करता है। अब ये चाइनेंसिस मतलब ये चाइना से। ठीक है, जैसे चाय पत्ती हो गया, है ना, तो वो भी चाइना से ही है। कौन से फैमिली से है? तो सैपेंडिएसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स डिलीशियस जूसी ट्रांसलूसेंट एरिल, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, जो हम लोग एडिबल पार्ट है जो है वो भी पूछा जा सकता है, तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? एडिबल पार्ट को वो एरिल कहा जाता है, जूसी ट्रांसलूसेंट एरिल, है ना, ट्रांसलूसेंट होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या है इंपॉर्टेंट जो है, तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छी ग्रो करती है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जो हमारे ट्रॉपिक्स के आसपास वाला रीजन है ना, एंड प्रेफर्स मॉइस्ट कंडीशन, थोड़ी बहुत ह्यूमिड कंडीशंस अच्छी रहती है। और ऑल्टीट्यूड जो है इट ग्रोज बेस्ट इन द रीजन विथ लो एलिवेशन अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर्स। बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड होगा तो नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जो है 800 मीटर। सॉइल प्रेफरेंस जो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल प्रेफरेंस भी। टेम्परेचर सेंसिटिविटी देख सकते हैं कि इट डज नॉट टॉलरेट टेम्परेचर अबव 40.5 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी या बहुत ज़्यादा चिलिंग ठंडी भी जो है वो स्पेशली जब फ्रूटिंग टाइम होता है ना, तो ये नहीं सहन कर सकता है। ठीक है, फिर रेनफॉल इम्पैक्ट जो है स्पेशली जब फ्लावरिंग का टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगा तो फ्लावर ऑब्वियसली गिर जाएंगे, फ्लावर गिर जाएगा तो फ्रूट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन पे इफेक्ट करेगा। तो बहुत ज़्यादा जब स्पेशली फ्लावरिंग होता है तब बहुत ज़्यादा बारिश होना सही नहीं होता है, तब प्रोडक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। जियोग्राफिकल कल्टीवेशन देखा जाए तो इंडिया में है, इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया गया था ये हिमालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्रो करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि NRCL जो है ये बाकी स्टेट को भी बता रहा है कि कैसे ग्रो करना है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट्स में ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा मैच करता है, सॉइल भी मैच करता है, तो अच्छे से ग्रो हो सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने बताया 40% ऑफ इंडिया लीचीज प्रोडक्शन इज फ्रॉम बिहार होता है। बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल 12% और झारखंड 10%। तो ये पता होना चाहिए 40% जो मैक्सिमम बिहार से, फिर बाकी स्टेट्स आ जाते हैं। ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया क्या सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो नहीं, चाइना जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया आता है, फिर बाकी जैसे थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, माडागास्कर, इवन USA वगैरह में भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो ये तो इंडिया में जो हम लोग फ्रेश ज़्यादातर या उसका जूस बना के पिया जाता है, लेकिन जापान, चाइना में क्या होता है उसको फर्मेंट किया जाता है, उसको कैन करके रखा जाता है। मेनली वो लोग अचार वगैरह पिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर उसको ड्राई भी करके वो लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है बिहार कास्ट सर्वे टू पुट टू बी इन द पब्लिक डोमेन। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये तो मैं न्यूज़ पहले भी कर चुका हूँ, उसको भी कवर कर चुका हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को ये पूछा, मतलब आदेश दिया कि जो भी हमारा कास्ट सर्वे है उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पहले से ही डला हुआ था, तो बिहार के जो एडवोकेट थे वो कहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि ऑब्वियसली ये पहले से ही डला हुआ पब्लिक डोमेन में। तो अगर कोई खोल के देखना चाहे तो आप बिहार के गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके आराम से देख सकते हैं।
बिहार सर्वे से लेकर जो कास्ट सर्वे है उससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट सर्वे जो 23 में हुआ था उसमें क्या है, ओबीसी क्लास एंड जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, वो बिहार का कितना पॉपुलेशन है, तो 63% ऑफ द टोटल बिहार पॉपुलेशन इज पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, और जो स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो 13 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली कोई पूरे इंडिया में कोई भी सेंसस तो हुआ नहीं है, 2011 का हम लोग डेटा पढ़ते हैं। तो जो हमारा बिहार का कास्ट सर्वे हुआ उसमें 13 करोड़ से भी ज्यादा बिहार का पॉपुलेशन हो चुका है। ईबीसी जो है 36% बाय द लार्जेस्ट सोशल सेगमेंट, तो ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 63% ईबीसी है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ओबीसी है, 27.13% है। सबसे जो कम है पॉपुलेशन वाइज में वो तो एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वो 2% ऑफ द पॉपुलेशन से बिहार में है जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। ठीक है, तो लगभग 2% के आसपास है। तो सबसे कम है शेड्यूल्ड ट्राइब, सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन वाइज वो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। और भी डिटेल जो है इससे पहले के जो वीडियोस है उसमें मैंने डिटेल में कास्ट सर्वे से रिलेटेड सारा डेटा जो है शेयर किया। ठीक है, और इस ये भी बताया जो रिजर्वेशन बिल आया था, ठीक है, जिसमें जो हमारा रिजर्वेशन है बिहार में क्या है, 50% से बढ़ाकर 75% जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, वो सारा डिटेल्स आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, या फिर आई वाले आइकॉन में भी शो हो रहा होगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि दैट बिहार गवर्नमेंट विल प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बूस्ट बिहार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने प्रोक्योर किया 2 इलेक्ट्रिक कार्स, ये जो है बिहार गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, ड्यूरिंग द बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव एंड एक्सपो, ठीक है, ये पटना में हो रहा था, तो वहां पर वो बिहार गवर्नमेंट के लिए 2 इलेक्ट्रिक कार्स जो है मेनली ओन किए खरीदे हैं। ठीक है, तो इट इज सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन इन बिहार, क्योंकि धीरे धीरे पूरे पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है, तो बिहार पीछे कैसे रह सकता है। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन किस विद हुआ था, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो ये तीनों ने मिलकर ही इस एक्सपो और कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया था। तो इस विजिट में मेनली जो है ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी है शोकेस किया गया था अलग अलग, है ना। तो ये उसमें भी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का भी ये कहना था, एम्फोसिस था कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग ले सके। तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने के लिए कहा गया फॉर कन्वीनियंट पब्लिक चार्जिंग फैसिलिटी, अगर लोग खरीद भी लेंगे तो उसको चार्जिंग कैसे होगा, जिस तरह से पेट्रोल पंप है उस तरह से चार्जिंग पंप्स भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर लोग जो है कम समय में, कम से कम समय में अपना व्हीकल चार्ज कर सके, रिचार्ज कर सके। ठीक है, तो वो फैसिलिटीज डेवलप अभी तक नहीं हुआ है, तो उस पर भी मेन फोकस है। ठीक है, ही ऑल्सो अर्ज द पब्लिक टू एक्सप्लोर द एडवांटेजेस। ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले डेवलप करना पड़ेगा, सड़कें वैसे बताना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खराब सड़कों पे बहुत ज्यादा टिकेगी नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली ये सब पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और ये सब जो है स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसको पहले शुरू करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सब अगर प्रमोट करेंगे तो इसको देख के आम पब्लिक खुद ब खुद शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। बहुत लोग शिफ्ट हो भी चुके हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे करना है तो ये करना जरूरी है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है शीला कुमारी इनॉग्रेटेड द कॉन्क्लेव, ठीक है, एंड एम्फोसाइज द कलेक्टिव एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ पॉल्यूशन फ्री स्टेट। ठीक है, द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमंग टोटल न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाज 7% इन 2023। ठीक है, तो 2023 में 7%, पूरे बिहार में जितना भी व्हीकल्स खरीदा गया उसमें से 7% जो थे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। ठीक है, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है, नेशनल एवरेज कितना है तो 6%। ठीक है, फिर विथ इलेक्ट्रिक बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, परचेज इंसेंटिव्स, एग्जेम्पशन इन मोटर व्हीकल टैक्स, प्रोविजन ऑफ रोबस्ट चार्जिंग फैसिलिटी, ये सब तो दिया ही जा रहा है। ठीक है, इंसेंटिव्स, फिर जो मोटर व्हीकल टैक्स है इसको कम किया जा रहा है। ठीक है,
और जो स्टेट का जो एजेंडा है फिक्स किया गया है कि 2028 तक बिहार के जितने भी व्हीकल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रतिशत होगा वो 15% होगा। ठीक है, 15% जो होगा वो एम रखा गया कि 2028 तक ये अचीव करना है। तो और साथ ही साथ जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है वो भी उसका भी कहना था कि डिजिटलाइजेशन जो है वो एक सिस्टम बना सकता है, क्रिएट किया जा सकता है जो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट होना है उसको बहुत एफिशिएंटली और बहुत जल्दी किया जा सकता है। डिजिटलाइजेशन करने से बहुत ज़्यादा सही होगा। तो ऑब्वियसली ये सही भी है क्योंकि डिमांड एग्रीगेशन कैन ब्रिंग अबाउट 30% रिडक्शन इन द कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पता रहेगा कि डिमांड कितना है, किस डिस्ट्रिक्ट से कितना डिमांड है, ठीक है, तो उस तरह से ऑर्डर किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है, रिडक्शन। एक बार में अगर कोई भी माल बनता है तो उसका ऑब्वियसली दाम जो होता है कम होता है, लागत कम हो जाता है, तो फायदा बहुत ज्यादा हो सकता है कॉस्ट में, है ना। तो डिमांड एग्रीगेशन तो ये कैसे हो सकता है, अगर डिजिटलाइजेशन होगा, किसी को अगर खरीदना है तो वो आवेदन दे सकता है, पहले से ही बुक कर सकता है कि हमें इतना दिन तारीख को चाहिए, ये मॉडल चाहिए, तो सब कुछ डेटा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, तो बहुत सही रहेगा। फिर ओपन डेटा रिपोजिटरीज जिसकी मैं बात करता हूँ, तो ये सारे पॉइंट जो है आप मेंस में बहुत ज़्यादा लिखने में हेल्प कर सकते हैं ये सारे पॉइंट। ओपन डेटा रिपोजिटरीज भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन ओपन डेटा रिपोजिटरीज में भी एक खतरा रहेगा जो हमारा साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो उस पर भी देखना बहुत ज़्यादा ध्यान देना भी ज़रूरी है। फिर ईज ऑफ फाइनेंसिंग, ऑब्वियसली ईज ऑफ फाइनेंसिंग, अगर बैंक्स गवर्नमेंट अगर इजी फाइनेंस देते रहेंगे, अगर पब्लिक को देंगे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत लोग शिफ्ट होना चाहेंगे, ठीक है। फिर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वर्ल्ड रिसोर्स क्रिएट हुआ था 1982, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। एक बेसिकली नॉन प्रॉफिट साइंस एंड एविडेंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो मेनली rigorous policy research of global environment and development issues, मेन फोकस इनका इसी में रहता है, ग्लोबल एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड रहता है। इट्स मिशन इज टू मूव ह्यूमन सोसाइटी टू लिव इन अ वेज दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ्स एनवायरमेंट। मेनली सस्टेनेबिलिटी पे ही इनका मेन फोकस रहता है कि हम लोग डेवलप तो करें, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान ना हो ज्यादा, ठीक है। तो वही काम जो है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो जो इंडिया, ये बहुत सारे कंट्रीज में क्या है उसके इंस्टीट्यूट रहते हैं, तो जो इंडिया वाला है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट उसने ये जो डेटा है पब्लिश किया था, ठीक है, और ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज भी किया था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है बिहार लघु उद्यमी योजना, बहुत बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट अप्रूव कर चुका है स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रुपीज 2 लाख ईच ओवर 9.4 मिलियन पुअर फैमिलीज। और ये किस लिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार जो है मेनली 2 लाख पुअर फैमिलीज को देंगे। पुअर फैमिली में से किसी एक पर्सन को ऑब्वियसली मिलेगा जिससे वो अपना खुद का कुछ भी बिजनेस हो वो खोल सकता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। बिहार लघु उद्यमी योजना या फिर बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। वाज अमंग द 18 प्रपोजल्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अप्रूव्ड ड्यूरिंग द कैबिनेट मीटिंग जो हुआ था, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हेड कर रहे थे, उसमें ये भी प्रपोजल आया था, तो उसको अप्रूवल मिल गई है बिहार लघु उद्यमी योजना। और जो स्कीम है, द स्कीम विल कंटिन्यू फॉर 5 साल के लिए होगा, तो 2000 हमारा जो 24 के बाद से ये 5 साल तक के लिए चलेगा, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा 9.4 मिलियन पुअर फैमिलीज। और ये किसको, जिसकी मंथली इनकम जो है, पूरे फैमिली की मंथली इनकम जो है वो 6,000 रुपये से कम है, तब उन्हीं फैमिलीज को, क्योंकि ये क्राइटेरिया है पुअर फैमिलीज का, अगर किसी की फैमिली इनकम 6,000 से कम है तभी उसको पुअर फैमिली कंसिडर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें 9.4 मिलियन फैमिलीज ऐसे बिहार के आते हैं, ठीक है। द स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट विल इम्प्लीमेंट द स्कीम एंड जो बेनिफिशियरीज वो सिलेक्ट किए जाएंगे वो है कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन प्रोसेस से होगा, रैंडमली लॉटरी सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बिहार में ये धांधली हो सकती है कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या स्पेसिफिक कास्ट वाले लोगों को, इसमें पक्षपात हो सकता है। कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइज्ड होना बहुत कम चांसेस है,
ठीक है। फिर एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द पुअर फैमिली विल बी प्रोवाइडेड विद ग्रांट ऑफ 2 लाख इन 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। ठीक है, तो पहले नहीं मिलेगा, पहले 1 लाख मिलेगा, फिर उसके बाद में 50,000 और 50,000 ऐसे करके मिलेगा, ताकि वो स्मॉल बिजनेस वो अपना चला सके। जैसे कि कोई भी स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट हो, छोटी सी हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, सलून हो गया, ईटरीज, कुछ ठीक है, ठेला वाला खोल लिया, तो वो सब जो है मेनली बिजनेस कर सकता है, तो ये उसके लिए। ठीक है। फिर रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट रिलीज द सोशियो इकोनॉमिक डेटा, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेटा इन द स्टेट असेंबली। ठीक है, आफ्टर द कास्ट सर्वे रिपोर्ट, और इस जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा है उसमें कहा गया है 9.4 मिलियन, देख सकते हैं यहाँ पर 94,33,312 फैमिलीज जो है, लगभग 34.13% ऑफ टोटल बिहार की जो पूरी टोटल फैमिलीज कितनी है, ठीक है, ऑफ द टोटल फैमिलीज इन द स्टेट आर इकोनॉमिकली पुअर। तो देख सकते हैं कि बिहार में लगभग 34% जो फैमिलीज है वो पुअर फैमिलीज से बिलोंग करती है। ठीक है, एंड ऑफ द पुअर फैमिलीज, of the poor families 3.31 million families belong to EBCs, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, 3.31 मिलियन फैमिलीज। ठीक है, फिर 2.47 मिलियन जो है वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, फिर 2.34 जो है शेड्यूल कास्ट से, 1.08 मिलियन जो जनरल कैटेगरी से है, फिर 2 लाख के आसपास भी इसमें से भी है जो फैमिली जो शेड्यूल ट्राइब से भी बिलोंग करते हैं। तो लगभग हर कैटेगरी से ही जो है गरीब फैमिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो ईबीसी से, और पता ही है ईबीसी जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत भी है पॉपुलेशन वाइज 36%, सबसे ज़्यादा उसमें गरीब फैमिलीज भी ईबीसी से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से ही बिलोंग करते हैं। तो ये जो डेटा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करते हैं वो है बिहार गवर्नमेंट टू मेक बिहार लीडर इन स्टार्टअप सेक्टर। ठीक है, जो स्टार्टअप सेक्टर है उसमें बिहार को लीडर बनाने का जो है गवर्नमेंट ने ठेका ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर, कौन है तो समीर कुमार महासेठ, पहले भी नाम मैं बोल चुका बहुत बार। तो द गवर्नमेंट वाज वर्किंग ऑन ए मिशन टू मेक बिहार ए लीडर इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप्स। ठीक है, तो जो स्टार्टअप कल्चर चल रहा है उसमें बिहार को लीडर बनाने में इनका मेन एम रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, जो बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 हुआ था, उसका जो इवेंट हुआ था अधिवेशन भवन में हुआ था, कौन से दिन को हुआ था तो नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल स्टार्टअप डे इंडिया में। ठीक है, तो इसमें यहीं पर अवार्ड्स हुआ था, तो इसमें बहुत सारे आपको देखने हैं कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, बहुत अलग अलग कैटेगरीज में मिले हैं। तो जो बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मिला है वो मेडिविजर प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज मिला है। सेकंड प्राइज जो है वो है वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। फिर थर्ड जो है वो बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, ये सेकंड रनर अप हुआ है। ठीक है, तो ये तीन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिविजर प्राइवेट लिमिटेड, वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर अवार्ड्स वर आल्सो गिवन इन वेरियस अदर कैटेगरीज आल्सो, जैसे कि विमेंस लीडरशिप, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब कैटेगरीज में भी है जो स्टार्टअप अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, और अंडर द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट फ्री सीड फंडिंग अप टू 10 लाख रुपीज प्रोवाइडेड टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो सीड फंडिंग क्या होता है, सीड फंडिंग मतलब जो पहली बार अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए जो पहला जो इन्वेस्टमेंट मिलता है उसी को मेनली जो है उसको सीड फंडिंग कहा जाता है, मोटा मोटा यही होता है। तो ये भी इंटरेस्ट फ्री होगा। फिर 5% हायर अमाउंट इज एलोकेटेड एज सीड फंडिंग टू स्टार्टअप इनिशिएटेड बाय विमेन, विमेन्स के लिए 5% और ज्यादा करके दिया जाएगा। 15% मोर जो है वो मिलेगा किसको, तो एस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए ज्यादा करके दिया जाएगा सीड फंडिंग। ठीक है, तो ये भी है। फिर ग्रांट ऑफ अप टू 3 lakhs इज गिवन टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन एक्सेलरेशन प्रोग्राम, जो अपने बिजनेस को और ज्यादा पूरे फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उसके लिए है। फिर इफ इन्वेस्टमेंट आर रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटीज और एंजल इन्वेस्टर्स, जो आपका कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा, जैसे आप शार्क टैंक देखते होंगे, तो वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप
अपना बिजनेस आइडिया पिच करते हैं उन्हें, फिर वो अगर इंटरेस्ट होते हैं तो वो आपका शेयर्स खरीदते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उसी को मेनली एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो द इन्वेस्टमेंट आर रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटीज एंड एंजल इन्वेस्टर, मैचिंग लोन्स अप टू 50 लाख आर आल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये सब था हमारा बिहार का जो स्टार्टअप पॉलिसी था और उसमें जो अवार्ड्स हुए थे उसके लिए था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए। और स्टार्टअप जो नेशनल स्टार्टअप डे है उसके लिए जानकारी रख लीजिए कि हम लोग 16 जनवरी को हर साल मनाते हैं टू प्रोमोट द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, और ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये जो है 2016 से ही हुआ है, ये उससे पहले नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले भी ऑब्वियसली स्टार्टअप्स थे, लेकिन 2016 से बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है विद अ विजन टू कल्टिवेट इनोवेशन, सपोर्ट स्टार्टअप एंड स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट इनकम्पासेस इनिशिएटिव लाइक सीड फंडिंग स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये सब जो मैंने बताया। और ये इंडिया इज एमर्ज्ड द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप ग्लोबली। तो देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन चुका है। किसके बाद में? तो ऑब्वियसली यूएसए, चाइना, इन दो कंट्रीज के बाद में इंडिया जो आ चुका है। इंडिया रैंक सेकंड इन इनोवेशन क्वालिटी में। ठीक है, इनोवेशन क्वालिटी में जो है वो इंडिया सेकंड रैंक करता है विद टॉप पोजीशन इज इन क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस एंड क्वालिटी ऑफ इट्स यूनिवर्सिटीज अमंग मिडिल इनकम इकोनॉमीज। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है इनोवेशन क्वालिटी में सेकंड रैंक करता है और लार्जेस्ट इकोसिस्टम में थर्ड रैंक करता है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ये सारे डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ही हमारा जो जनवरी महीने का करंट अफेयर्स होता है वो कवर हो चुका है। इससे पहले वन वाले पार्ट में भी बहुत सारा कवर किया और सेकंड पार्ट में भी कवर हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो है फरवरी महीने का वीडियो आएगा, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। अन्य वीडियोस को देखते रहिए और दोबारा से रिवाइज कीजिए। कोई डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।